जातीयता और सांप्रदायिक जो चीजें थी उनसे ऊपर उठ करके उसके दिमाग में एक बात साफ है, वो है कि विकास हो, उसे रोजगार मिले। सबसे बड़ी अगर चुनौती अगर कोई आएगी वो रोजगार की आएगी। तो ये भाजपा सरकार के लिए सबसे बड़ी, केंद्र में हो चाहे जहां जहां भी सरकारें बनी है वहां उनको टॉप प्रायोरिटी पे रोजगार के बंदोबस्त करवाने पड़ेंगे, नहीं तो ये उलट भी मामला हो सकता है। तो कहीं ना कहीं मतलब ये इस पे ये निर्भर करेगा कि एक दायित्व, चूंकि इतना प्रचंड बहुमत मिला है तो कहीं ना कहीं उसको दायित्व भी उतना एक जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। तो बिल्कुल। उसको अगर वो उनके मापदंड पे खरे नहीं उतरे तो अन्य राज्यों में इसके चुनाव के परिणाम विपरीत भी है। तो आवश्यकता इसी बात की है कि जो आपने कहा और इम्प्लीमेंटेशन हो, जो घोषणाएं की गई है, जिस पे विश्वास किया गया है। और दूसरा ये है कि अब जो नई आने जो पीढ़ी है ना, वो उसके लिए ये कोई क्षेत्रीयता कोई मुद्दा नहीं, बिल्कुल, उसके लिए कोई ये आपके सांप्रदायिक तो उसका कोई मुद्दा नहीं, जातीय मतलब समीकरण भी टूट रहे हैं। और तो ऐसी सूरत में युवा ये चाह रहा है कि एक तो डेवलपमेंट एक एजेंडा होना चाहिए और एक रोजगार, ये दो उसके प्रमुख हैं। अगर जो भी सरकार आएगी वो इनसे ओरिएंटेड कोई काम करेगी तो उसे निश्चित रूप से सफलता मिलती जाएगी। बिल्कुल। राजेंद्र जी, आपके पास में आना चाहूंगा। ये बात सही है कि एक प्रचंड बहुमत किसी पार्टी को मिलता है तो उसको जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। देखिए, मोदी 2019 को भी साधना चाहेंगे, निश्चित रूप से कोई भी होगा तो बेनिफिट लेना चाहेंगे, लेकिन चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे उत्तराखंड हो, मणिपुर हो, चाहे गोवा, जहां इनकी सरकारें बन रही हैं, वहां अब लगता है आपको कि एक थोड़ा क्विक एक्शन भी करना होगा। एक्शन इस मायने में कि केवल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नहीं, यहाँ के मुख्यमंत्रियों को, ताकि 2019 में जनता को आप विश्वास दिला सके, क्योंकि मोदी के पास में 5 साल का कार्यकाल 2019 तक पूरा बिता चुके होंगे। ये कहने को नहीं रहेगा कि 60 साल की जो गंदगी थी उसे हम साफ कर रहे थे या फाइलें झाड़ रहे थे, वो 100 दिन तक, साल भर चल सकता है, लेकिन 5 साल तक नहीं चल सकता। तो अब कुछ एक्शन प्लान जो होगा वो आपको लगता है कि बहुत क्विक होगा? देखिए, अब ये बात तो कहना बेईमानी है कि साहब 60 साल से ये हो गया वो हो गया जी, पुराने वो तो एक टालने वाली बात होगी। हाँ। अब सरकार, क्योंकि देखिए आप, अब लगातार चुनावों का दौर चलेगा जी। गुजरात में होगा, कर्नाटक में होगा, फिर उसके बाद में हिमाचल में होगा, फिर थोड़े टाइम बाद में राजस्थान, छत्तीसगढ़, दिल्ली, मध्य प्रदेश, दिल्ली, सारी चीजें चुनाव आ रहे हैं। दिल्ली के एमसीडी के चुनाव आ रहे हैं, जो मतलब उनके, तो ये सारे चुनाव है। अब आप ये कह करके नहीं टाल सकते कि साहब हमारे पास पुराना जो है उसको हम ढो रहे हैं, या ये है कि हम प्लान कर रहे हैं, धीरे धीरे एक्शन प्लान बना रहे हैं, उसको धीरे धीरे इम्प्लीमेंट करेंगे। वो चीजें नहीं चल सकती। जो कुछ करना है आपको, वो कुछ आपको जनता को दिखाना पड़ेगा। जनता को दिखना चाहिए कि कुछ हो रहा है। जैसे कि अब यूपी में इनकी गवर्नमेंट बन गई, अब यूपी में जो इन्होंने चुनाव मैनिफेस्टो जो जारी किया उसके अंदर जो वादे किए हैं, या उत्तराखंड में जो वादे किए हैं, कमोबेश जो उन्होंने गोवा और इसके अंदर किए हैं, और उसके बहाने जो नेशनल लेवल पे इन्होंने वादे किए हैं, उन सारे वादों को क्रियान्वित करने की एक एक्शन प्लान बना करके उनको आगे चलना पड़ेगा। क्योंकि सबसे बड़ी जो चीज है, आज का जो मतदाता वो ये देखता है कि वास्तव में हो क्या रहा है। वो केवल वादों के भरोसे चलने वाला नहीं है। जैसे गरीब हटाओ के नारे के वर्षों तक चलता रहा, जो आज भी चल रहा है, वो चीजें अब चलने वाली नहीं है। जो कुछ है आपको करके दिखाना होगा। इसलिए सरकार को सेंट्रल लेवल के ऊपर भी एक एक्शन प्लान बना करके आगे चलना पड़ेगा। लोगों को बताना पड़ेगा कि हमने ये कर दिया है और हम ये करने जा रहे हैं। जैसे कि अभी महेश जी ने बताया कि रोजगार और डेवलपमेंट, विकास, ये दोनों चीजें महत्वपूर्ण है। लोग इसी आस के अंदर है कि उनको विकास अब टुकड़ों में नहीं कर सकते। आपके एक बेल्ट में कर दिया, दूसरे का नहीं करें। आपको समग्र विकास की बात करनी पड़ेगी, और समग्र विकास को लेकर के ही आप आगे बढ़ोगे तो देश का विकास हो पाएगा। इसलिए ये नहीं किया जाता। हालांकि अभी अब ये पॉलिटिकली ये चल रहा है कि साहब चूंकि अब कर्नाटक में इलेक्शन होना है, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट की जो मंत्रिमंडल है उसके अंदर कुछ इस तरह का बदलाव कर दिया जाए कि वहां के कर्नाटक के लोगों को, लेकिन अगर करना हो तो आप ये भी बता सकते हैं कि देखिए राजस्थान में हमारी सरकार है, गुजरात में हमारी सरकार है, वहां पर हम ये कर रहे हैं। क्योंकि नरेंद्र मोदी ने देखिए उसी मॉडल को भुनाने की कोशिश की कि मैंने गुजरात में एक मैसेज पे नैनो का कारखाना लेके आ सकता हूं, वहां निवेश का मैंने दायरा बढ़ाया है। रिसर्जेंट राजस्थान जैसे मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने किया, ऐसे निवेशकों को हर प्रदेश ने बुलाया। लेकिन जब अंबानी को, टाटा को, बिरला को, सबको बुलाकर 4 लाख करोड़ के एमओयू एक ही बार के अंदर जब नरेंद्र मोदी ने वहां पे किए, तो एक निवेश की नई भूमिका तय की थी कि निवेश का अर्थ ये होता है। तो सभी राज्यों को तो जब ही कहा गया कि गुजरात मॉडल, तो मुझे लगता है कि अगर आप किसी एक स्टेट में करते हैं तो उसे बनाया जा सकता है दूसरे प्रदेश में भी।
देखिए, नरेंद्र मोदी को जो सेंटर में जो गवर्नमेंट बनाई, बीजेपी की जो गवर्नमेंट है, इतनी अच्छी मेजोरिटी के साथ जो गवर्नमेंट बनाई, उसके पीछे गुजरात मॉडल एक कारण जो था। उन्होंने जो एजेंडा लिया। चलिए मैं राजेंद्र जी आपके पास लौटूंगा, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद हम हमारे पैनल पे लौटते हैं। बातें कुछ सुनी कुछ अनसुनी, ये सब तुम्हारा करम है मेरे आका कि बात अब तक बनी हुई है। लम्हे कुछ कहे कुछ अनकहे, जब पिया है पत्थरों को तोड़कर पानी पिया है, बूंद भर एहसान भी मुझ पर समंदर का नहीं। एहसास कुछ छुए कुछ अनछुए। कलाकार बनाए नहीं, कलाकार पैदा होते। मैंने इतना डांस किया, जो मेरा टाइम था उससे मैं डबल डांस किया था। मिलिए मशहूर हस्तियों से जिनके फन और जज्बात से महक रहा है गुलिस्तान। सिर्फ जन टीवी पर। हो गई भोर, हिल उठी धरा, खुल गए प्रभु के पावन द्वार। भक्ति के रंग में रंग गया संसार। जाग गया मन और गूंज उठी एक मधुर आवाज। देखिए अमृत धारा, भक्ति धारा, हर रोज प्रातः 7:30 बजे सिर्फ जन टीवी पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर और हम चर्चा कर रहे हैं 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद देश की राजनीति की दिशा क्या होगी। क्या प्रतिपक्ष बिहार मॉडल को फॉलो करेगा और सत्ता पक्ष के पास में यानी कि भाजपा के पास इस वक्त मौका होगा कि अपनी जिम्मेदारियों का सही ठीक से निर्वहन करे, क्योंकि चुनाव के बाद की हार प्रतिपक्ष के लिए लेसन हो सकती है, लेकिन जिससे बहुमत मिलता है, जिम्मेदारी मिलती है, उसके लिए भी एक लेसन है कि ये आप लोगों के जो वोट है, ये उम्मीदों का सैलाब है, ये आप उस जिम्मेदारी को उसी तरह से निर्वहन करिए, क्योंकि ये तो जनता की अदालत है। अपील का वक्त नहीं देती है जनता, फैसला सुनाती है। और बेशक वो 5 साल का वक्त हो, लेकिन हिंदुस्तान है, यहाँ पे झटके देने के लिए बीच बीच में चुनाव होते रहते हैं। ये डेमोक्रेटिक ब्यूटी कहें या चाहे जनता को मिला हुआ वो मजबूत हथियार जिसके जरिए अपने फैसले कर सकती है। खैर चलिए, राजेंद्र जी के पास में हम थे ब्रेक से पहले, एक बार उनसे मुखातिब हूंगा। राजेंद्र जी, सवाल ये है यहाँ पे कि दोनों बातें हैं, प्रतिपक्ष लेसन तो लेगा, लेकिन क्या ये दिशा तय कर पाएगा कि बिहार मॉडल जब लालू यादव ने भुनाया,
जिन राज्यों के अंदर रीजनल पार्टीज हैं, अब गुजरात में है, किससे कौन समझौता करेगा, कांग्रेस बीजेपी आमने सामने। इसी तरह से कर्नाटक की भूमिका में जनता दल है, देवगौड़ा महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो लालच आता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के, वो ये आता है कि मेरा वजूद बराबर है तो मैं क्यों पीछे हटूं, मैं क्यों किसी के कैरियर पे बैठूं। तो जो ईगो टकराने वाली बात आती है, लालू यादव ने इन सब चीजों से दूर रह करके बिहार में उस मॉडल को पेश किया कि अगर मुझे मोदी को रोकना है तो नीतीश को ही आगे रखना होगा और उसी से कंप्रोमाइज करना होगा। उसको बुनाया भी इन्होंने। देखिए, बिहार की परिस्थितियां बिल्कुल अलग है। बिहार के अंदर पहले जो गवर्नमेंट थी नीतीश प्लस बीजेपी, जी, है ना, इसका मतलब ये था कि दोनों के पास एब्सोल्यूट मेजोरिटी किसी के पास नहीं थी, दोनों के पास मिलजुल करके उन्होंने सरकार बनाई थी और गठबंधन से चुनाव भी लड़ा था, गठबंधन की सरकार बनी थी। और बिहार की जो परिस्थिति है तो उसके हिसाब से अकेले लालू प्रसाद जी जो है चुनाव में मैदान में आकर के नहीं जी सकते थे, क्योंकि पिछले चुनावों का जो अनुभव आ रहा था, रिजल्ट आ रहे थे वो सामने थे। अकेले कांग्रेस की स्थिति भी नहीं थी कि वो सरकार बना सके। इसलिए वहां पर तो चूंकि अच्छा नीतीश जी का और बीजेपी का उस टाइम पे विरोध, नरेंद्र मोदी जी का नीतीश जी का विरोध खुलकर के सामने था, इसलिए इसमें किसी तरह का कोई संदेह नहीं करना चाहिए। उस स्थिति के तो नीतीश जी ने भी लालू जी को मान लिया, लालू जी ने भी नीतीश जी को मान लिया, कांग्रेस ने भी मान लिया, सब में सहमति होकर के उनके अंदर वो समझौता हो गया और वहां की परिस्थितियां उस तरह से हो गई। वैसी परिस्थितियां दूसरे प्रदेशों में होती मुझे नहीं लगती है। नंबर एक। नंबर दो ये क्योंकि अपने अपने ईगो टकराएंगे। बिल्कुल, मैंने वही कहा आपसे। दूसरी चीज क्या है कि अभी जो 5 राज्यों के चुनाव आए हैं, चुनाव के जो परिणाम आए हैं, उससे पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों ही सबक लेते हुए मेरे को अभी नहीं लग रहे हैं। क्योंकि जो रिएक्शंस आ रहे हैं, चाहे मायावती जी का हो, चाहे राहुल गांधी जी का हो, चाहे आप पार्टी का केजरीवाल जी का हो, क्योंकि अब जब एक नया इशू जो है ईवीएम, जो आप पार्टी ईवीएम के माध्यम से सरकार बनाई है जिसने दिल्ली में, अब वो ईवीएम का विरोध कर रही है। आज खुल करके आया है कि उन्होंने चुनाव आयोग से मांग की है कि साहब ईवीएम नहीं होना चाहिए। मायावती जी 2 दिन पहले इस बात को कह चुकी है कि साहब ईवीएम में कहीं गड़बड़ी हुई है। भाई घुमा फिरा करके राहुल गांधी जी भी इस बात को कह रहे हैं कि साहब पैसे के बल पे और जो कुछ हुआ है वो पैसे के बल पे हुआ है या झूठे वादे करके हुआ है, इस तरह की जो बात की जा रही है। इससे देखिए, या तो जो पब्लिक का जो मैंडेट है, मतदाता का जो मैंडेट है, उसको उनको स्वीकार करके आगे जो कमियां हैं, कहीं न कहीं रणनीति में कोई कमी है, अपने रणनीति की समीक्षा करनी चाहिए, बजाय कि एक बहाने ढूंढने का, बहाने नहीं ढूंढने जानी चाहिए। और ये सबसे बड़ा बहाने वाले सबसे बड़ी चुनाव सुधार के माध्यम से ईवीएम सामने आया। ईवीएम में कोई कमी है तो हम उसके सुधार की बात कर सकते हैं। नहीं, लेकिन आपको भी कई बार, जैसे आपने कहा कि दिल्ली के अंदर भी वहां पे 67 सीट मिली है 70 में से, तो वहां पे भी ईवीएम पे बीजेपी आरोप लगा सकती थी। तो ये एक रास्ता निकालने की बात है, महज एक सांत्वना के लिए। चले, मैं आऊंगा आपके पास में। आम आदमी पार्टी से मोहन केसवानी जी हमारे साथ में है। मोहन जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये चुनाव हैं जो हुए हैं और मेजोरिटी जिस तरह से बीजेपी को मिली है, आपको लगता है कुछ देश की राजनीति की एक अलग दिशा तय होगी? देखिए, इससे सबसे पहला तो इंडिकेशन ये जाता है कि जो कई मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी जो है जी, वो बैक चली जाती थी कि साहब हमारे पास राज्यसभा में बहुमत नहीं है, ये अब उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं रहेगा। जो अच्छे बिल्स हैं, जो राष्ट्रहित के अंदर जो बातें हैं, अगर ये आगे लेकर जाना चाहते हैं, अगर इनकी पॉलिटिकल विल है वो ले जाने की, तो अब इनके पास पूरा मैंडेट है और हम भी चाहेंगे कि उसको आगे लेके जाएं। भाई साहब की बात को मैं कॉन्ट्रडिक्ट करना चाहूंगा। जो ईवीएम की बात थी, आज अरविंद जी ने जो बात कही है ईवीएम के बारे में, हम लोग कोई इसमें गली नहीं ढूंढ रहे हैं। जनता का जनादेश है, उसका हम सम्मान करते हैं पूरा, और बिल्कुल हमारे सरमाथे पे है वो जनादेश। लेकिन एक मैं उदाहरण देना चाहता हूं जिसकी वजह से ये शंकाएं पैदा होती हैं। गोवा के अंदर हमारा एक कैंडिडेट है, जिस वार्ड में वो खुद रहता है, उसके घर परिवार में ही 48 वोट्स हैं। उस पोलिंग बूथ के ऊपर उस कैंडिडेट ने 0 स्कोर किया है। तो आप बताएं कि अगर कहीं से मैं चुनाव लड़ रहा हूं और मेरे ही पोलिंग बूथ पे मैं जानता हूं कि मैंने अपने आप को वोट डाला है, मेरी पत्नी ने अगर वोट डाला है, मेरे भाइयों ने और मेरे बहनों ने और उनके बच्चों ने अगर वोट डाला है, तो वो 48 वोट कहां गए? एक भी वोट उसमें शो नहीं कर रहा है काउंटिंग के अंदर। 0 आम आदमी पार्टी का वोट शो कर रहा है उस पोलिंग बूथ पर। तो जरूर शंका होती है, कोई एक आध कहीं वोट की इधर उधर होती है, तो ऐसी कोई गली ढूंढने वालों में से नहीं है। हमारी पार्टी जो है बहुत खुले दिल से हम लोग चुनाव लड़ते हैं और बिल्कुल जनता को साथ में लेकर ही चुनाव लड़ते हैं। हम तो जो है स्वराज की बात करते हैं, मोहल्ला क्लिनिक्स बनाई वहां पे, और जो भी चीजें हैं जनता से सलाह करके ही हम करते हैं। तो उसके जनादेश को तो हम भगवान का रूप मानते हैं। तो कहीं भी हम गली नहीं ढूंढेंगे, मैं आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूं इस बात को।
लेकिन जहां ऐसे कोई इंसिडेंट्स आते हैं तो जरूर कहीं ना कहीं मन में शंका होती है कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं, कोई टेक्निकल मिस्टेक हो सकती है, मानता हूं मैं। लेकिन जब इतने बड़े पैमाने पर टेक्निकल मिस्टेक हो तो कोई भी व्यक्ति उस चीज पे जरूर शंका करेगा, उंगली उठाएगा। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए केजरीवाल जी ने इस बात को आगे कहा। आम आदमी पार्टी अपनी कुछ स्ट्रेटेजी बदलेगी, क्योंकि एक चर्चा यह भी है कि दिल्ली में मौका मिला और उसके बाद में आम आदमी पार्टी एलजी से ही उलझती रही। जो काम करने चाहिए थे, एक मैसेज आना चाहिए था, एक विकल्प के रूप में दिल्ली की जनता ने उन्हें चुना था, तो एक रिजल्ट उस तरह से नहीं आई। नहीं, देखिए, हम स्टूडियो में अपन बैठ के बात करें कि भाई रिजल्ट नहीं आया तो वो एक अलग बात है। मैं आपको आमंत्रण देता हूं, आप मेरे साथ में चलिए दिल्ली में, गली गली में अपन चलेंगे, मोहल्ला क्लिनिक्स का, स्कूल्स का जो काम हुआ है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 70 साल के अंदर कोई भी सरकार ऐसी नहीं है जिसने इतने से समय में इतने काम कर दिए। ठीक है, किसी कारण से, क्योंकि एलजी के माध्यम से हमारे पावर्स कर्टेल कर दिए गए दिल्ली के अंदर, कई डिसीजंस जो पार्टी लेना चाहती है जनहित में, कुछ राजनीतिक स्वार्थों की वजह से दूसरी पार्टियां उसमें अड़ंगे डालती हैं, नहीं लेने देती हमें। लेकिन ये एक पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स है, हम उसको झेलते हैं, झेलते रहेंगे आगे, लेकिन लड़ते रहेंगे जनता के हित में और राष्ट्र हित में जो भी चीजें होंगी वो हम बिल्कुल बरोबर आगे करते रहेंगे। जी, तो अभी को संभावना है आम आदमी पार्टी किसी के साथ हाथ मिला सकती है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई भी संभावना नहीं है कि हम किसी के साथ हाथ मिलाएंगे। हम अपने दम पे चुनाव लड़ते हैं, पूरे देश के अंदर हमारी कार्यकारिणियां हैं जी। पंजाब के मैं कई चैनलों पे 2 दिन से अगला चरण आप लोगों का गुजरात होगा, गुजरात होगा, राजस्थान होगा, हिमाचल भी हम लोग जा रहे हैं, कर्नाटका में भी जाएंगे और हमारा टारगेट है आने वाले 5 साल में पार्टी को हम पूरे देश में लेकर जाएंगे। चलिए, आरसी चौधरी साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे कि ये जो स्थितियां बन रही हैं अभी, क्योंकि देखिए इसमें कोई ये नहीं है कि पहली बार नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए सारे राजनीतिक दल एक हुए, कभी इंदिरा गांधी के साथ भी ऐसी पोजीशन हुई थी। तो अभी जैसे पहले दिन जब परिणाम आए थे 11 तारीख को, तो अखिलेश ने कहा था कि गठबंधन को लेकर के हम किसी तरह के उसमें नहीं है, उहापोह की स्थिति में, और बिल्कुल हमने बहुत अच्छे से चुनाव लड़ा और ये गठबंधन हम आगे भी जारी रखेंगे। तो कुछ ऐसी स्थितियां बनेंगी कि कांग्रेस, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी है, सब जगह आपकी इकाइयां बनी हुई हैं, तो इसमें कुछ पहल की जाए, या फिर कांग्रेस अपने ही दम पे अपने आप को खड़ा करने की कोशिश करेगी? क्योंकि देखिए बीजेपी में मुझे लगता है कि एक बीजेपी अपने आप में एक लेसन है उस वक्त की, जब अटल बिहारी वाजपेयी भी हार गए थे 85 के अंदर और 2 सीट महज मिली थी, और उसके बाद में पूरा संगठन खड़ा करके आज 282 तक पहुंचे हैं। योगेंद्र जी, यहाँ पे जो बात है कि भाई मुद्दा क्या रहा, किस जगह से आपने जो चीजें रही, उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जिसके हर जिले के अंदर एक राष्ट्रीय नेतृत्व के रूप में उन्होंने दिया, और भारतीय जनता पार्टी के भी जो नामचीन जो चेहरे थे वो मात्र उत्तर प्रदेश से ही आते थे और जो पूरे देश के अंदर एक अपनी पहचान रखते थे जी। हमने जो गठबंधन किया, वो गठबंधन जिन बातों को लेके था उस पर कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं, ना ही कोई उस पर सोचने कहीं कोई बात की भाई उस पर कोई त्रुटि रही होगी। लेकिन जो मेरे भारतीय जनता पार्टी के जो साथी हैं मनीष जी, उन्होंने एक बात कही कि वहां पे जो दल थे वो दल जातियों के हिसाब से जो जातिगत वोट उनके साथ में जुड़े हुए थे। निश्चित रूप से मैं इनकी बात से इत्तेफाक रखता हूं, क्योंकि इन्होंने एक जो ध्रुवीकरण का जो माध्यम अपनाया, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के और उत्तराखंड जो पूरा एक प्रदेश ही होता था उसमें जो ध्रुवीकृत करने का जो प्रयास किया, उस प्रयास के अंदर कहीं ना कहीं हर आदमी के अंदर एक मजहब की कहीं ना कहीं कोई बात उठी, और जो एक अटूट जिस समझ से थे उसके बाद में जितने जो फ्लोटिंग्स जिसको कह सकते हैं, एक हिंदुत्व का जो एजेंडा जिसके जैन में डाला, वो निश्चित रूप से उनका सफल रहा और वो उस बात तक रीच करने में कहीं ना कहीं सफल रहे और वो उन्हें मैंडेट के रूप में मिला। दूसरा, उन्होंने कहा कि उज्ज्वला योजना का भी मैं व्यक्तिगत तौर पर यह मानता हूं कि इसको बेहद इन्हें फायदा हुआ, क्योंकि इन्होंने 1 करोड़ 18 लाख के करीब पूरे देश के अंदर गैस सिलेंडर्स हैं वो उज्ज्वला योजना के तहत दिए। इसमें 70 लाख के करीब हैं वो पूरे उत्तर प्रदेश में दिए। अगर एक परिवार को हम इकाई मानते हैं और एक परिवार के अंदर डायरेक्ट आप कहीं पे इन्फ्लुएंस करते हो, जिस घर के अंदर जहां पे रीच करते हो, तो 4 लोग शायद आपके प्रभावित होते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा, मैं इस बात को मानता हूं कि इस चीज को जो है वो डायरेक्ट अगर आप किसी को बेनिफिट कर रहे हैं तो वो आपके रीच की बात बनती है। दूसरी, मैं आपसे यहां पे गुजारिश करना चाहूंगा कि जो उत्तर प्रदेश का जो चुनाव था, उत्तर प्रदेश का चुनाव जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 से पहले जो जनता के बीच में और उत्तर प्रदेश की जनता के बीच में जो वादे करके जो गए थे, उन वादों की अगर कहीं पे तुलनात्मक अध्ययन होता या फिर उत्तर प्रदेश के कहीं
मैनिफेस्टो को लेकर तुलनात्मक कहीं पे बात होती तो निश्चित रूप से ये पता चलता कि वो जो है मैंडेट है वो उनके काम को मिला है। यहाँ पे काम की बजाय एक सबसे बड़ा तो जो ध्रुवीकृत करने का जो प्रयास किया, और दूसरा जो आपने एक डायरेक्ट जो बेनिफिशियरी जो स्कीम दी, और जो एक आपने आते ही दी हर परिवार को जो इन्फ्लुएंस करने की जो बात की, वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आपको इस मंजिल तक लेके गई। अगर वेव होती, उन्हीं के नाम का होता, ये इन सबसे परे होता, तो इसका जो दूसरा इंपैक्ट है वो और 3 राज्यों में भी कहीं ना कहीं देखने को मिलता, जबकि वहां पे जो जनसंख्या है वो ज्यादा शिक्षित है और ज्यादा मुद्दों पे बात करने के लिए है, वो समझती है प्रैक्टिकली। अब सफलता इन्हें मिली है, सफलता के बाद में इन्हें और जो दूसरे जो बात लेके आए, मोदी जी ने ज्यादा तो वहां पे कहीं भी कहीं चर्चा की नहीं नोटबंदी पे, लेकिन एक सभा में उन्होंने नोटबंदी पे जरूर बोला। नोटबंदी पे बोला, उन्होंने कहा कि आज से 60 साल पहले यही पूछते थे कि कितना गया, और आज पहली बार ये पूछ रहे हैं कि कितना आया। निश्चित रूप से पूछने का एक जिम्मेदार नागरिक बनता है या जिम्मेदार कोई पार्टी है, उन्हें पूछना चाहिए, क्योंकि जिन वादों के सामने, जिन बात के सामने हम गए थे, तो वो बात होनी चाहिए। लेकिन एक जो सेगमेंट है जो देख रहा है एक उम्मीद के साथ में, वो उनके निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उस बात पे रहा कि ये आने वाले समय में इसका बेनिफिट जरूर मिलेगा और ये कहीं ना कहीं राष्ट्रहित की बात हो सकती है। इस बात को उनके जहन में उतारने में शायद मैं वही बात कर रहा हूं। देखिए, अभी ब्रेक से पहले और उसके बाद में जो बात कर रहे थे कि मोहन केसवानी जी ने भी जो बात कही कि देखिए गली निकालने वाली बात नहीं है, हम जो भी इस परिस्थितियों को हम मजबूती के साथ में लड़ेंगे, लेकिन गली निकालने वाली बात यह है कि जैसे ईवीएम को दोषी ठहराया जा रहा है, आपने कहा कि पोलराइज करने की कोशिश की गई। देखिए, ये तो पहले से मालूम था, प्रतिपक्ष को होना भी चाहिए था कि स्थितियां कुछ ऐसी हो सकती हैं कि नरेंद्र मोदी बोलने के अपने कारीगर हैं, या पोलराइज करने की जो बातें हैं वो आ सकती हैं, जो कब्रिस्तान और शमशान का जिक्र भी हुआ, तो ये चीजें तो थी सारी पहले। तो इसका मतलब एक्सरसाइज जनता का मूड क्या मांगता है, ये बीजेपी ने एक्सरसाइज की, आप लोगों ने नहीं की। वहां पे सरकार आपके सहयोगी पार्टी की थी, राहुल गांधी वहां पे 3200 किलोमीटर की यात्रा पहले कर चुके थे, सारी चीजें थी। तो इलेक्शन में ऐसा क्या था कि जो मोदी के फेलियर पॉइंट्स है, जिन्हें आप हाईलाइट करना चाह रहे थे, करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आप वो लोग नहीं कर पाए जो नरेंद्र मोदी ने किया। तो वो ही मैं बात कह रहा हूं कि अभी भी मोदी अपने स्टाइल को मनवाने में, बेशक वो दिल्ली और बिहार के 2 चुनाव उन्होंने लूज किए हों, लेकिन उत्तर प्रदेश को जीत करके, उत्तराखंड को जीत करके, ये गोवा और मणिपुर में सरकार बनाने की जो पहल कर ली उन्होंने, गोवा में बना चुके हैं, उससे मुझे लगता है कि एक मैसेज ऐसा गया है कि नहीं, वो कारण दूसरे हो सकते थे बिहार के, जैसे राजेंद्र जी ने कहा कि बिहार की परिस्थितियां डिफरेंट है थोड़ी, वो कारण एक अलग हो सकते थे। और आज भी मोदी बिल्कुल जनता के बीच वही लीडरशिप के साथ में मनवाने को तैयार है, अपने एजेंडे को बेचने को तैयार है, अपने जो प्रोडक्ट है, एक तरह से कह सकते हैं मार्केटिंग की बात है आज, वो उस तरह से करने में कामयाब हो रहे हैं। बात योगेंद्र जी एजेंडे पे तो मुझे नहीं लगता कहीं भी कोई चर्चा भी। एजेंडा कहां रहा? एजेंडा तो इसलिए उत्तर प्रदेश की 403 सीटों के अंदर से, जहां पे 20% आबादी एक मुस्लिम आबादी है, जो बहुत सी मुस्लिम कंट्रीज हैं उससे भी ज्यादा पॉपुलेशन वहां पे है, क्या उन पॉपुलेशन के अंदर आपको एक भी आदमी ऐसा नहीं दिखता है जो आपके प्रतिनिधित्व रिप्रेजेंटेशन कर सकता है? नहीं दिया, ये बात है, ठीक है, लेकिन ये भी हो सकता है कि बीजेपी की स्ट्रेटेजी का पार्ट हो कोई। हाँ, निश्चित रूप से हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि अगर स्ट्रेटेजी नहीं होती, स्ट्रेटेजी तो हमने सबसे पहले ही कहा कि स्ट्रेटेजी में तो ये सफल हुए। स्ट्रेटेजी में सफल इसलिए हुए कि बिहार के अंदर जो उनके गठबंधन का हिस्सा था, जो मोदी के मुद्दों पे, जो पोलराइजेशन के मुद्दों पे जो सहमत नहीं था, वो और दूसरी धर्मनिरपेक्ष जितनी भी जो ताकतें थी, वहां पे एक यूनाइट हुई और सत्ता का लोभ उन्होंने छोड़ा। यहां पे जो दूसरा जो एक सेगमेंट था, जो सेगमेंट के अंदर आप बात करना चाहे तो उन्होंने छोटी छोटी रीजनल पार्टीज को वहां पे कंटेस्ट करवाया हो, जहां पे जैसे वो जो तोड़ सके। दूसरा यहां पे जो बसपा का जो वोट बैंक था, बसपा ने भाजपा के साथ मिलकर 3 बार सरकार बनाई है। उन्हें लगा कि अगर मैंडेट कहीं पे अगर नहीं आएगा, त्रिंकुश अगर विधानसभा बनती है, तो निश्चित रूप से जो सत्ता की कुर्सी है वो मेरे पास में आएगी। और वो जो उनकी जो सोच थी, वो सोच सफल नहीं हो पाई और उस सोच को समझ नहीं पाए। और उन्होंने इस चीज के साथ में, योगेंद्र जी, मैं जब आपका सामंजस्य, आप एक लंबे टाइम तक शासन एक साथ करते हैं, तो निश्चित रूप से आपके संबंध इस लेवल पे बनते हैं कि आप अलग अलग डायगोनल्स पे खेलते हो। और जिस प्रकार से बसपा ने 97 जो मुस्लिम्स को जो टिकट दी और उसके 4 ही विधायक वहां पे जीत के आए,
तो और जिन लोगों को दी वो मोस्टली किनके सामने और उनके सामने कैंडिडेट कौन था, तो ये बातें जो है वो भी भारतीय जनता पार्टी का हो सकता है दोनों पार्टी की मिली हुई एक स्ट्रेटेजी रही हो जिसमें उन्हें एक लोभ रहा हो मायावती जी को कि आने वाली जो कुर्सी है इस रजिस्ट्रेशन में भविष्य को तय हो पाएगा, भविष्य में तय, भविष्य की बात है। जैसे आम आदमी पार्टी ने क्लियर किया कि जो भी स्थितियां होंगी हम उनका मुकाबला करेंगे, लेकिन हम पार्टी के किसी के साथ नहीं जाएंगे, हम हमारे एजेंडे पे चुनाव लड़ेंगे, हम इंडिपेंडेंटली हम इलेक्शन फाइट करेंगे। तो देखिए आम आदमी की अपनी स्ट्रेटेजी हो सकती है। कांग्रेस की जहां पे धर्मनिरपेक्ष जितनी भी अगर ताकतें अगर एक साथ में आती है, कहीं पे हाथ मिलाती हैं, जहां पे ये ध्रुवीकरण की अगर प्रयास होता है, तो निश्चित रूप से इस पे कांग्रेस विचार करने के लिए मेरे हिसाब से आगे जैसे जो राज्य रहेंगे उसके अंदर स्थिति रहेगी, क्योंकि उनके लोकल भी वहां पे बहुत से मुद्दे होते हैं। और आम आदमी जिस तरीके से जहां जहां पे कुछ स्टेट्स पे जाती है, कुछ पे नहीं जाती है, कहीं पे जाती है और पूरे देश में जाने की जब बात करती है, तो क्यों नहीं आप उस जगह पे जाते हो? आम आदमी के पास में सिर्फ एक चेहरा और उसी चेहरे को लेकर आप अलग अलग राज्यों के अंदर दौड़ते रहो तो निश्चित रूप से आप शायद वहां पे सफल नहीं हो पाएंगे। और आम आदमी को सोचने के लिए जनता ने एक जनादेश दे दिया है कि आप किस जगह पे स्टैंड कर रहे हैं। चलिए, आने वाले वक्त में बात सही है कि डेमोक्रेटिक अलायंस के नाम पर गैर भाजपाई या एनडीए के जो दल हैं वो एकजुट हो सकते हैं और अपना एक अलायंस तैयार कर सकते हैं, क्योंकि हालांकि जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होंगे कांग्रेस बीजेपी के अलावा एक कर्नाटक को हम छोड़ दें जहां पे बड़ा एक दबदबा जनता दल एस का भी कहा जा सकता है, देवगौड़ा की जो पार्टी है उसका, बाकी जगह पे सीधी फाइट होगी तो भी किसका बेनिफिट होगा? क्योंकि ये प्रैक्टिकल करने के लिए तो उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा इनके पास में एक प्रदेश था और वहां पे अगर आज भी देख सकते हैं यहाँ पे मायावती, समाजवादी पार्टी, देन अदर पार्टीज, कांग्रेस हो चाहे दूसरे हो, उनका अगर वोट प्रतिशत लगाएं तो मेरे ख्याल में वो अभी भी बीजेपी से ज्यादा है। तो जो अगर वो कर सकते थे तो कर नहीं पाए, लेकिन अब देखना है कि अदर जो स्टेट्स हैं वहां क्या पोजीशन रहेगी। चलिए मनीष जी, मैं आपके पास में आना चाहूंगा कि अभी भी एक चीज को लेकर के कांग्रेस आगे चलेगी और जो अभी आरसी चौधरी साहब ने कहा ये बिल्कुल सत्य है कि इस पे क्लू दिग्विजय सिंह हो चाहे अशोक गहलोत हो चाहे दूसरे नेता हो एक बात कह चुके हैं और उन्होंने, राहुल गांधी ने भी इस बात को कहा है कि हम धर्मनिरपेक्ष ताकतों को रोकने के लिए हम कांग्रेस के झंडे को आगे और बुलंद करते रहेंगे। एक इस तरह का एक अलायंस बनाया जा सकता है कि धर्मनिरपेक्षता के नाम पे या सब लोग एकजुट हों, पर जिन प्रदेशों में कमिंग डेज में चुनाव होगा वहां पे मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसी रीजनल पार्टी है जिसका कोई बड़ा दबदबा हो और इसके साथ में कांग्रेस को या दूसरी पार्टियों को हाथ मिलाना चाहिए। वही इसी तरह से जो सीधी फाइट की बात है बीजेपी उसमें बेनिफिट ले रही है, इसलिए क्योंकि जहां पर सीधी फाइट थी, जिन स्थानों पर उन्होंने कैंडिडेट एक से लगाए थे वहां पर भी भाजपा को फायदा हुआ है। तो ये बात तो केवल कहने भर के लिए है और बड़ी बात यह भी है कि आज तक के सारे विपक्षी दल ये बात साबित नहीं कर पाए कि बीजेपी सांप्रदायिक पार्टी कैसे हुई या धर्मनिरपेक्ष ताकतें वो कैसे हो गई। ये केवल कहने के लिए कहने, संविधान के हिसाब से सबसे बड़ा दल भारत का, पूरे संसार की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, उस पे आप अप्रासंगिक आरोप लगा रहे हैं और उसके नाम पे इकट्ठा हो रहे हैं, तो ये लोग भी समझते हैं। बड़ी बात यह है कि कोई भी रीजनिंग ऐसी नहीं है, मान लो किसी नेताजी ने कहा कि हम ये काम करेंगे या यहाँ पे ये हो गया है वो हो गया, जो घटनाओं का वाबस्ता कोई चित्रण कर दिया गया मान लीजिए, तो उसको ही एक एलिगेशन बना के लगा रहे हैं। तो वो दोनों चीजें ऐसी है, एक भी सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ, जबकि अखिलेश जी के शासन में 200 दंगे हुए। तो ये बात तो जाहिर है, लोगों को पता लगा कि ये ढकोसले कर रहे हैं, ये केवल छद्म शूडो सेकुलरिज्म की बात करते हैं। 200 दंगे होते हैं अखिलेश जी के शासन में और कल्याण सिंह जी के शासन में एक भी नहीं हुआ था। तो ये लोगों को सब सफाई जानने का मौका मिलता है। यहाँ पर भी गोपालगढ़ का और वहां का कांड हो गया राजस्थान में, लेकिन बीजेपी की सरकार थी तब कोई दंगा नहीं हुआ। तो लोगों को लगता है ये झूठ बोल रहे हैं और केवल इकट्ठा होने के लिए बहाना ढूंढे। तो जिन लोगों को इकट्ठे होने में शर्म आ रही है उन लोगों को क्लियर कट राजनीति में नुकसान होता ही है, क्योंकि आजकल आप देखेंगे कि सब चीजें अगले मिनट में ही लोगों की उंगलियों पर होती है। जमाना दूसरे तरह का है और जिस तरह से इन्होंने सफाई में रैली करी, करेना में जिस तरह का काम हुआ उसके बारे में वो स्पष्ट रुख नहीं रख सके। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ सांप्रदायिकता के नाम पे कम से कम जिन चीजों को जनता फेस कर रही है, अब फेस तो आप उस सांप्रदायिक विषय को ही कर रहे हैं और अब यहाँ पर बीजेपी ऐसे बोले कि पाउडर लिपस्टिक लगा के बात करे, तो ये क्या बात हुई? जो जनता का विषय है, जो जमीनी हकीकत है, उससे आंख चुरा ले और उन लोगों को वोट दे दे जो जाति के नाम पे इकट्ठे हो रहे हैं, ये शूडो सेकुलरिज्म है। ये जनता समझ गई और उन्होंने पूरी शिद्दत के साथ बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी को सांप्रदायिक कहना बंद करो और मान लीजिए कहते रहते हो तो नुकसान उठाओ।
चलिए, तो भविष्य भी कुछ है नहीं अगर कोई अलायंस ये धर्मनिरपेक्षता के नाम पे या सांप्रदायिकता के नाम पे अगर कोई चर्चा करते हैं तो आपको ये लगता है? जी बिल्कुल। और बिहार की बात यह है, लालू प्रसाद यादव इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स में थे, वो जेल से निकल कर आए थे, उन पर चारा घोटाला का आरोप था, अपने पुत्रों को राजनीति में सेट करना था, इसलिए राजी हो गए। तो मैं आपको कह रहा हूं, अब इस बात की हकीकत को हम बोलें अगर, तो वो ये कहेंगे ये तो सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ इकट्ठे हो रहे हैं हम। सबको मालूम है, आप चारा घोटाले में अंदर गए और नीतीश कुमार जी अभी भी छटपटा रहे हैं उनसे अलग होने के लिए, जो हालात चल रहे हैं। आप देख रहे हैं कैसे 24 वर्ष के आदमी को उप मुख्यमंत्री बना दिया है और वहां पे तमाशा हो रहा है लोकतंत्र का। तो अल्टीमेटली बात यह है कि इसी शिद्दत को लोग समझते हैं। चलिए, मैं आपके पास में आ रहा हूं अभी मोहन जी और आशीष